जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की अगली क्लास लेकर के आए हैं। दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में हम लोग प्रस्तावना को डिटेल से समझने वाले हैं, साथ में इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग पीवाईक्यू भी इसकी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रस्तावना को जितने भी महत्वपूर्ण केस हैं, महत्वपूर्ण कथन हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लगे तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, वरना पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो क्लास हम लोग देखते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। हमने पूरी मूल विधि आपको कंप्लीट कराई है। मूल विधि में जितने भी टॉपिक थे सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की प्लेलिस्ट लगी है, तो वहाँ से जाकर के आप मूल विधि कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर आप चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मूल विधि नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पूरी मूल विधि आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद पॉलिटी में 3-4 क्लास हमने कराई हैं। ये आज है प्रस्तावना की क्लास, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दें, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको बताएंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के बैठो। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल रामबाण होगा, निश्चिंत होकर के आप पढ़िए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना को ही पुस्तिका के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी आप जानते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से ही भारतीय संविधान में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। आप सभी जानते हो कि जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, हमने पहला वीडियो संविधान सभा के नाम से बनाया था, उसमें आपको स्टोरी भी बताई थी। जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक जब हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पेश किया था, संविधान सभा में पेश किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की, संपूर्ण संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है। ये आपने मोटी मोटी बात यहाँ से समझी। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, ये पेश होने की इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946। बाद में इसको स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947। दोनों डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट के रखिएगा। दिमाग में जितना कंटेंट यहाँ दे रहे हैं सारा आपका इंपॉर्टेंट, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा इसमें स्किप करने की कोई भी चीज़ सम्मिलित नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार आया वो कहाँ से आया, तो वो अमेरिका से लिया गया था। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा थी, देखो शब्दों में चीज़ें, इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना का विचार आया अमेरिका से, लेकिन भाषा ली गई इसकी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। हमारी जो प्रस्तावना थी वो क्या थी, हम भारत के लोग, इस तरीके से चालू होती है और लास्ट में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, इस तरीके से समाप्त होती है। ये हमारी प्रस्तावना की हेडलाइन है। अब संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, ये सभी आप जानते हैं। संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। कुंजी या आत्मा है तो आप प्रस्तावना को टिक लगाइएगा। लेकिन अगर ये बात आपसे पूछ ले कि संविधान की आत्मा या हृदय भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, भीमराव अंबेडकर, किसका, भीमराव अंबेडकर ने, तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान का आत्मा या हृदय। बहुत चीज़ें आपने व्यवस्थित ढंग से इन चीज़ों को समझा। इंपॉर्टेंट डाटा है, बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे हैं डिक्टो आप नोट्स इसका बना लीजिएगा। पीडीएफ तो इसकी हम आपको उपलब्ध कराएंगे ही, बताएंगे कि पीडीएफ आप कहाँ से इसकी डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन आप इसको जिस तरीके से बता रहे हैं एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, एक एक वर्ड, ठीक है। तो हमने समझा सबसे पहले कि प्रस्तावना क्या थी, फिर समझा इसको पेश कब किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तीसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से आया, लेकिन भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना हमारी आप सभी जानते हैं
इस प्रस्तावना को इस संविधान की कुंजी कहते हैं, प्रस्तावना को इस संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा और हृदय अगर पूछ लें कि किसको कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये प्रस्तावना से लेकर के कुछ कथन थे जो कहे गए थे, तो उनसे कथन से भी आपसे क्वेश्चन आता है। जैसे ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक। के एम मुंशी ने कहा था कि संविधान की राजनीतिक कुंडली क्या है, प्रस्तावना है। फिर एन ए पालकीवाला, इनका कथन बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इन्होंने कहा था संविधान को कि संविधान का पहचान पत्र, एम एन पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। ये कहा था किसने, एन ए पालकीवाला ने। ठीक है। अगला अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था कि संविधान का मुख्य नोट, प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट कहा था। तो ये हाईलाइट भी कर दिए गए, ये आपको याद रखना। ये कीवर्ड हैं जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूपीएसआई का पेपर दे रहे हो तो चीज़ें आपको बहुत बेहतर पढ़नी है। हमने आपको समझाया था कि आप अगर यूपीएसआई में 7 से 8 क्वेश्चन, अधिकतम 9 मान लेते हैं, इतने क्वेश्चन मूल विधि से आते हैं। इसके अलावा 15 से 16 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आते हैं। ये एक शिफ्ट का पेपर बता रहे हैं, एक शिफ्ट का पेपर। ठीक है, इतने क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी में बिल्कुल जानदार तरीके से कंटेंट होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए आगे हम लोग, ये बैच से संबंधित डिटेल है, तो इसकी पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगी। ये बैच है तो आपको, अगर ये 4 बुकलेटें आपको एक बैच में कंप्लीट अगर आप बैच लोगे तो 4 बुकलेटें मिलेंगी। यूपी स्पेशल का, उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए मूल विधि और संविधान की एक बुकलेट, सामान्य अध्ययन में पूरी जीएस की बुकलेट और सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। 4 बुकलेटें आपको मिल जाएंगी। अभी ये ऑफर में चल रहा है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक लगा है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जीएस रिव्यू सर्च करिएगा, जीएस रिव्यू, तो जीएस रिव्यू के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से जा करके आप इसका बैच ले सकते हैं। अगर आपको मूल विधि और पॉलिटी चाहिए तो मूल विधि पॉलिटी भी मिल जाएगी। सिर्फ मूल विधि का नोट्स चाहिए तो मूल विधि का भी नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए, कॉम्बो पूरा चाहिए, तो आपको पूरा नोट्स भी इसका उपलब्ध हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिएगा, बहुत शानदार नोट्स हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा। जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं आप पढ़िए, इसके बाद सॉल्व करिए। एमसीक्यू आपको खुद ही आइडिया लगता चला जाएगा। और जितने बच्चों ने पॉलिटी की जितने भी पेड बैच में जुड़े हुए हैं बच्चे, वो लोग निश्चिंत रहें। जो इसमें बदलाव किया गया है, आपने अगर पॉलिटी को प्रिंट करा लिया है तो आप पेन से उन चीज़ों को लिख लीजिएगा। अगर आपने प्रिंट नहीं कराया है तो आज रात में फाइल को अपडेट कर दिया जाएगा। प्रस्तावना वाली यूनिट अपडेट कर दी जाएगी, तो आप उसको उसमें अपना फिर प्रिंट करा लीजिएगा। निश्चिंत रहिएगा, अपडेट के लिए बोल दिया गया तो अपडेट हो जाएगी आज रात या सुबह तक। ठीक है, इसके बाद आप प्रिंट करा लीजिएगा। ये हम बैच में लगवा देंगे, हम निश्चिंत रहिएगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों में लगवा देंगे। ठीक है, तो इसको अपडेट करा के लगवा देंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान में इन शब्दों का भी उल्लेख है। क्वेश्चन इससे भी याद रखिए, संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय आपसे पूछे जाते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विश्वास, धर्म, विचार, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख हमें मिलता है। मतलब आपको विश्वास किसी पे रखने, धर्म कौन सा धर्म आप मानोगे, विचार आपके उपासना करने का, देवी देवताओं को मानने का, बोलने का, ये सभी आपके पास स्वतंत्रताएं हैं। तो 5 तरीके की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का आपका उल्लेख मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस थे, उन केस से क्वेश्चन आपके लिए आता है, बहुत आता है क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा कि केस से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये हम नोट्स में अपडेट करा देंगे। जितने लोगों ने बैच ले लिया निश्चिंत रहिएगा। अगर आपने प्रिंट कराया है
तो आप प्रस्तावना वाला यूनिट खोलिएगा, उसमें जो केस हमने लिखे हैं तो वो ठीक है, जो नहीं लिखे उनको आप पेन से लिख लीजिएगा। बात समझ में आपके आ गई होगी। चलिए देखिए, पहला केस था A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, 1950 में आया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा? अंग नहीं है। अगला केस मदन गोपाल वर्सेस भारत संघ, 1957 में आया। सन याद रखिएगा। इन्होंने भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में आया। इसने भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में 11 इसमें न्यायाधीश की पीठ थी जिसमें ये फैसला सुनाया गया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कहने का मतलब ये जो 4 ऊपर के केस हैं, इन चारों केस में एक ही बात रिपीट हुई कि संविधान का अंग प्रस्तावना किसी भी तरीके से नहीं है। जब गोलकनाथ केस था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, 11 न्यायाधीश, ये दूसरी सबसे बड़ी पीठ का फैसला था। दूसरी सबसे बड़ी पीठ का फैसला था, 11 न्यायाधीश का फैसला था। इसमें न्यायाधीश जो थे हिदायतुल्लाह के नाम से थे। ठीक है। फिर अगला केस आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, 1973 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें संसद संशोधन कर सकती है। जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग संविधान में संशोधन संसद करती है, उसी तरीके से इसमें भी संसद को ये पावर देते हैं कि संसद जाकर के संशोधन करे। लेकिन एक बात याद रखें कि संसद इसके कभी भी मूल ढांचे को परिवर्तित ना करे, मूल ढांचे को परिवर्तित ना करे। तो यहाँ पे निकल के आया कि संविधान का अंग है। यहाँ पे निकल के आया कि संविधान का अंग है कौन? प्रस्तावना। मूल ढांचे का सिद्धांत पूछा जाता है, किससे संबंधित है? केशवानंद भारती केस से संबंधित है। अगला एक और आया, इसमें जस्टिस थे तो रामास्वामी जस्टिस थे, ये भी याद रखिएगा। एसआर मुंबई वाद 1994 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अभिन्न अंग प्रस्तावना है। तो ये दोनों केस में इन्होंने स्वीकार किया था। तो आपके पास 6 केस हमने यहाँ पे दर्शाए हैं। कितने केस? तो 6 केस हमने यहाँ पे आपके लिए दर्शाए। इन 6 केसों में आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है। इन 6 केस को आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ये 6 केस से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आएगा, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आएगा। तो ये 6 केस याद रखिएगा। जो ऊपर के 4 केस थे उसमें सब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर लास्ट में जो आया केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग है। जैसे संसद को ये पावर है कि जैसे संसद संविधान में संशोधन करती है, उसी तरीके से इसमें भी संशोधन कर दे, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को ना टच करे, मूल ढांचे को परिवर्तित ना करे। इसमें संशोधन करके कोई चीज़ें नहीं जोड़ सकती है, लेकिन इसमें परिवर्तन ना करे। इसी केस के रेफरेंस से, जो बेरूबारी वाला केस था, इसी केस के रेफरेंस से संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन जोड़े गए थे? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। तो आप याद रखिएगा इसको ट्रिक से, समाजवादी पार्टी आई, ये ट्रिक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किस केस के रेफरेंस से? तो केशवानंद भारती केस जो आया था उसके रेफरेंस से 1973 का केस था, तो उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 1973 में ये केस आया, बाद में 1976 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। अभी तक कितनी बार? तो सिर्फ एक ही बार संशोधन प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों, आपके क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक शेयर करिए। बस इससे बेहतर कंटेंट के साथ आपको क्लासें मिलती रहेंगी, ये भरोसा हम पे आप रखिएगा। ठीक है, आप बैच लो या ना लो, जितना बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकते हैं सारा यूट्यूब में धीरे धीरे करके कराते रहें। बैच ले लेंगे तो आप एक साथ, आपके पास समय है, आप धीरे धीरे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, साथ में रिवीजन करते रहेंगे, हम वीडियो क्लास डालते रहेंगे, आप उसको अपना नोट्स पढ़ेंगे, जो चीज़ें नहीं मिलेंगी आप उसको ऐड करते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम उसमें बाद में ऐड भी करवा देंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिएगा।
नोट्स लेंगे तो आपका समय से आप चीज़ें तैयार कर पाएंगे, क्योंकि डेली क्लास हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अपनी भी जॉब प्रोफाइल है तो डेली क्लास नहीं हो पाती, इसलिए आप लोगों के लिए बोला था कि आप अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे अब देखिए, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए, तो देखिए प्रस्तावना के कुछ शब्द थे, जैसे आपने शब्द पढ़े होंगे। प्रस्तावना में एक आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक वर्ड क्या निकल के आता है, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड निकल के आता है। दूसरा समाजवादी आता है, तीसरा पंथ निरपेक्ष आता है, फिर लोकतांत्रिक आता है, फिर गणराज्य या गणराज्य आता है। इन सब का थोड़ा सा आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब, भारत अब आंतरिक एवं बाह्य निर्माण के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है, इसका ये अर्थ है। समाजवादी का मतलब है वास्तव में समाजवाद समानता की बात करता है, लेकिन यूरोप में कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे संघर्ष के रूप में दिखाया गया है कि मजदूर गरीब वर्ग को संघर्ष के माध्यम से समानता मिलेगी, लेकिन भारत में गांधीवादी, नेहरूवादी, समाजवादी को दर्शाया गया है कि हम लोग समानता की तो बात करते हैं, लेकिन संघर्ष द्वारा नहीं, आपसी मेल के द्वारा समानता की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष कोई एक वर्ड में आपने सुना होगा, धर्मनिरपेक्ष, तो कोई सस्पेंस ना रहे, धर्मनिरपेक्ष ही पंथ निरपेक्ष है। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, वरना लिखित में पंथ निरपेक्ष ही आता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा यहाँ की जनता का होगा। यानी कि जैसे राज्य का मतलब है कि जैसे यूपी सरकार है, तो यूपी सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, वहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, उनका अपना धर्म है। कि हिंदू लोग हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और मुस्लिम लोग अपना मंदिर, मस्जिद वगैरह अल्लाह को मानते हैं। इस तरीके से उनका धर्म होगा, किसी राज्य का धर्म नहीं होगा। तंत्रात्मक का क्या मतलब है, या भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रक्रिया यानी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए, ये कथन भी कहा गया था। तो ये लोकतंत्रात्मक सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। गणतंत्र का क्या मतलब होती है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का वास्तविक अध्यक्ष होगा या वंशानुक्रम नहीं होगा, या अन्य माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। कहने का मतलब गणतंत्र का ये है कि गणतंत्र का मतलब है कि वंशानुक्रम शासन नहीं चलाया जा सकता है, वंशानुक्रम शासन नहीं होगा। कि अगर राजा है तो फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे जनता का शासन है, तो जनता ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, तो जनता का शासन जनता के लिए है, तो इसीलिए भारत को लोकतंत्र देश के रूप में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत को घोषित किया गया है। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से भी समझ में आ रही होंगी। हमने ऊपर आपको बताया था 3 न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से इन चीज़ों को कवर किया। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता, लेकिन कंटेंट आपके लिए सबसे बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास हमारा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपके लिए, ये पूरा जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, तो आप याद रखिएगा जीएस रिव्यू के नाम से है, तो जीएस रिव्यू आप सर्च करिएगा तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये बुक लेते हैं आपको, जो हमने आपके लिए यूपीएसआई के लिए बताई थी। बहुत शानदार कंटेंट है, निश्चिंत रहिएगा। जितना आपको पढ़ा रहे हैं बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इस टॉपिक को आप कहीं से भी हल करो। हमारा मोटो ये है कि आप इसको हमसे पढ़ने के बाद आप कहीं से हल करके देखो, आप क्वेश्चन टिकल कर पा रहे हो या नहीं, कंटेंट अच्छा है या नहीं, खुद आप डिसाइड कर सकते हो। आप खुद ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, तो आप निश्चिंत रहिए। आप अच्छे से इसको नोट भी कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन में भी उसका एप्लीकेशन का लिंक लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।